अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज हम मौजूद हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन में। कराची टैक्स बार एसोसिएशन की बड़ी एक मजबूत लेगेसी है प्रोफेशनलिज्म पे। उन्होंने टैक्स फाइलर्स के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। 1956 में कायम की गई और जब भी बात हुई ये बात कराची टैक्स बार को इसका तुरा इम्तियाज़ है कि वो हमेशा टैक्स फाइलर और टैक्स पेयर्स पे की सपोर्ट के लिए बात करती है और बात करते हैं कि अगर आपको टैक्स में कोई नए कवानीन लाने हैं तो उन पे उसका इतलाक़ पहले हो जो टैक्स बेस में नहीं है। और इसी बात पे हमेशा जो भी उनकी कमेटी आती है वो पूरे साल एफबीआर को हाईलाइट करती रहती है, डिफरेंट इश्यूज़ को, डिफरेंट मसाइल को, और टैक्स पेयर के जो टैक्स फाइलर्स हैं जिनको आजकल हम टैक्स फाइलर कहते हैं उनके मसाइल को भी आगाह करते हैं और उजागर करते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अहमद साहब जो सदर हैं कराची टैक्स बार के, मौजूदा सदर हैं, और महमूद बीकिया साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कराची टैक्स बार के, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार के, और शम्स अंसारी साहब जो कि मेंबर हैं मजलिस आमला एग्जीक्यूटिव कमेटी के कराची टैक्स बार के। मैं अपनी बात का आगाज़ शुरू करूँगा ज़फ़र साहब से। ज़फ़र साहब, हम आज ये मौका हमने जो पहले भी हम एक दफ़ा आए थे और आज हम जो ये यहाँ पे आने का मकसद है वो ये है कि एक जनरली जो इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं, जो नए कवानीन आई हैं, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, उससे टैक्स फाइलर्स को क्या प्रॉब्लम है और जनरल हमारे टैक्स कानून में क्या ऐसी गुंजाइश है जिसको बेहतर किया जा सकता है ताकि रेवेन्यू कलेक्शंस भी बढ़े और टैक्स बेस भी बढ़े। तो आपके ख्याल में जो अगर आप पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम देखते हैं तो आप क्या समझते हैं ये कैसा है और क्या इसमें कोई फंडामेंटल एक आध चीज़ क्या ऐसी है जो कि चेंज की जाए, फिर हम स्पेसिफिक इश्यूज़ पे आएंगे। ये बात हम पहले भी बारहा के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कर चुके हैं कि हमारा जो टैक्सेशन का जो मैकेनिज़्म है उसमें एक बहुत ही बुनियादी एक फ़्लॉ है, फंडामेंटल फ़्लॉ। वो फंडामेंटल फ़्लॉ ये है कि हमारी जितनी भी टैक्स कलेक्शंस हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बहुत ही खुले लफ्ज़ों में अगर इज़हार करना चाहूँ कि अगर पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जितना इंक्रीज़ होगा, जितना तजारती खसारा होगा, जितनी ज़्यादा इम्पोर्ट बढ़ेगी, तो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी आपका एफबीआर है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि जो डिवैल्यूएशन है हमारे रुपये की अगेंस्ट द डॉलर, कि डॉलर इज़ द ओनली करेंसी विच यू नीड फॉर इम्पोर्ट्स। तो अगर जो मशीनरी या जो भी रॉ मटेरियल आप $100 का इम्पोर्ट कर रहे थे, जब रेट $100 का ₹150 के हिसाब से था, आज वही 300 सवा 300 पे है, तो इस डिवैल्यूएशन का भी सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिशरी है तो एफबीआर। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक, देखें अगर एफबीआर और अगर हमारी और आपकी ग्रोथ का जो रिलेशनशिप अगर इन्वर्स होगा तो आई थिंक इस बात को सिंपल लफ्ज़ों में समझ लीजिए, फिर आपकी मर्ज़ी आप जितनी दौड़ लगा लें, आपने कभी नहीं जीतना। दिस फार्मूला विल नेवर लेट यू विन। जो नए कवानीन आ रहे हैं, पिछले साल 7 ही आया, तो वो उसको आप कैसे देखते हैं? उसका आने का क्या वजह और क्या कानून में उसकी क्या हैसियत है? 7 ही अगर हमारे नाज़रीन बताएं 7 ही है क्या और उसको क्यों लाया गया? अच्छा देखिए सर, इसमें 7 के जो टोटल जून 22 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बाकी जितने भी फिस्कल लॉज हैं उसके तरह से हमारे यहाँ एक डीमिंग प्रोविज़न है, फिक्शन की अलाउड है लेजिस्लेचर को कि किसी भी चीज़ को वो एक इमेजिनरी इनकम बना के, एक्सपेंस बना के आपको टैक्स लगाया जाए। ये जो डीमिंग प्रोविज़न आया था, इफ़ आई एम नॉट साउंडिंग वेरी टेक्निकल, रूल ये था कि अगर आपके पास कोई भी इमूवल प्रॉपर्टी अगर पड़ी हुई है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने उससे 5% रेंट कमाया है और उस 5% के ऊपर 20% आपको टैक्स पे करना है, चाहे वो खाली प्लॉट ही क्यों ना हो, चाहे वो खाली दुकान ही क्यों ना हो, चाहे वो खाली फैक्ट्री क्यों ना हो। तो 5% की प्रिजम्पशन और उसके ऊपर 20% का टैक्स, जो कि इफेक्टिवली 1% बनता है, इसलिए हम सुनते हैं कि 1% टैक्स लग गया प्रॉपर्टी के ऊपर। इस तरह का डीमिंग प्रोविज़न हमने इससे पहले पाकिस्तान के जो टैक्स हिस्ट्री हमने कभी इस तरह नहीं देखा। बाकी इसकी तफसील जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि इसमें बहरहाल कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एग्जम्पशंस हैं। टोटल मिला के समझें 809 एग्जम्पशन दी गई हैं कि एक कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको 1% देने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो हमारे आर्म फोर्सेस के जो शोहदा हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो सर्विंग और जो एक्स और उनके डिपेंडेंट्स को जो प्लॉट है उनको एग्जम्पशन दी गई है। लेकिन उसमें एक बात ज़रूर है मेंशन करना कि उनको एग्जम्पशन तमाम प्रॉपर्टीज़ पे एग्जम्पशन नहीं है। ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है, इस बात को समझना ज़रूरी है। सिर्फ एक सिंगल प्रॉपर्टी जो उनको ओरिजिनल अलॉट की गई है,
वो एग्जामिशन है, और तमाम इस तरह के तमाम 2-3 एग्जामिशन और भी हैं। और उसके बाद 2.5 करोड़ की एक लिमिट सेट की गई है, और 2.5 करोड़ के बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है वैल्यू में, तो उसके ऊपर आपको फिर 1% देंगे। महमूद ये बताएं कि ये जो अगर हम 7E को देखें तो बड़ा बाय एंड लार्ज जब भी बात हो रही है डिस्कशन में कह रहे हैं कि वेल्थ टैक्स को रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो ये और डीमिंग का कोई प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अगर हम किताब को अगर देखें तो उसमें कहीं डीमिंग का कोई प्रोविजन पहले नहीं था 7E से पहले, या था वो हमें बताएं। और दूसरी चीज़ ये कि ये 7E जो है क्या ये वेल्थ टैक्स की दूसरी शक्ल है, और इसको टैक्स फाइलर्स जो है ना या टैक्स पेयर्स जो हैं वो कैसे देख रहे हैं, अपने पर एक एडिशनल बर्डन देख रहे हैं? वो डीमिंग प्रोविजन हमेशा से माजी में भी रहा है। 2001 के ऑर्डिनेंस में फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली इन रिसेंट पास इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन ये कि अब लॉ ऑफ लैंड तो बना, इन्होंने कानून तो लेके आ गए, जैसे जफर साहब ने मेंशन किया 2022 में लेके आ गए लॉ, और ऑब्वियसली बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने इसको चैलेंज भी किया हुआ अभी कोर्ट्स में। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के हो सकता है डीमिंग प्रोविजन टैक्स हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो अभी कोर्ट्स ने तय करना है। और अभी सब्जुडाइज है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाएगा। हाई कोर्ट ने तो कुछ डिसाइड कर दिया, कुछ कहीं पे फेवर में कहीं अगेंस्ट। जी, अब ये ज़रूर आप बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि लाहौर ने ऑलरेडी अभी इसमें फैसला इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर दिया हुआ। लेकिन ऑब्वियसली ये मामला जब भी लिटिगेशन में जाता है तो हमारे जो अभी एक्सपीरियंस कहता है कि हम जब तक सुप्रीम कोर्ट से तय नहीं हो जाता तब तक कोई फाइनलिटी आती नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज होती हैं चीज़ें, वो मामला जाके सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है कि इसकी इवेंचुअलिटी में ये था, राइट टैक्स था नहीं था। बट हैविंग सेड दैट, अभी आज की तारीख में तो कानून है, और जो टैक्स पेयर कंप्लाइंट टैक्स पेयर उनको फुलफिल करना है अनटिल अनलेस कि उन्होंने कोई स्टे लिया हुआ है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनली इसको चैलेंज किया हुआ है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक सही है कि लोग ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर जो है ना वो स्कॉट फ्री जा रहा है, और फाइलर जो है उस पर एक एडिशनल बटन आपने कर दिया है? यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ऑन अ लाइटर साइड आज की तारीख में जो नॉन फाइलर है वो फाइलर्स को देख कर शायद हंसता ही होगा कि आप कंप्लाइंट भी हैं और आपको फिर भी बेचैनी भी है कि कंप्लाइंट होने के बावजूद भी आपके साथ कोई भी एक्शन हुआ जा सकता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन मेरा ज़ाती ख्याल ये कि जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन को फ़रोग दिया जा रहा है और जिस तरह से FBR भी आपकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डाटा को जिस तरह से यूज़ कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वक्त के साथ साथ नॉन फाइलर को ग्रैब कर लिया जाएगा और एवरीवन हैज़ टू बिकम अ फाइलर। और मकसद यही है, ठीक है इसमें हिकअप्स हो सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन इवेंचुअली मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेशन फ़रोग करना है। और जितना भी नॉन फाइलर है जो डॉक्यूमेंटेशन के बाहर का सेक्टर का जो भी बंदा है उसके लिए ट्रांजैक्शन करना बड़ा मुश्किल करता जा FBR इस पर एक्शन ले रही है और मुश्किलात पैदा कर रही है उनके लिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने को कि वो नहीं कर सकते अगर फाइलर नहीं है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव भी है। नेगेटिव डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नेगेटिव है कि जो ऑलरेडी कंप्लाइंट है, जो ऑलरेडी आपके नेट के अंदर मौजूद है, आप उसी के ऊपर 10%, 1%, 2% टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। जो लास्ट ईयर जो 35% का था आज वो शायद 45% पे आ गया है। हो सकता है कि ये मामला रहा तो अगले साल हम 55% की बात कर रहे हो। इसका मतलब वो जो है सफोकेशन फील कर रहा है जो ऑलरेडी जो रियलिटी है इसके ऊपर FBR को काम करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि टैक्स नेट के ऊपर काम करना चाहिए। जब तक टैक्स नेट पे काम नहीं करेंगे आप नए टैक्सेस पुराने टैक्स पेयर पर लगा कर उनको बहुत मतलब और कितना ओवरबर्डन करेंगे आप। तो ये एक पॉइंट मैं समझता हूँ कि FBR को ऑन अ वेरी इमीडिएट बेसिस सोचना चाहिए। मतलब ये लॉ सही लाया गया, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की बाय एंड लार्ज पूरे पाकिस्तान में हो, फाइलर नॉन फाइलर सब पे हो, तो फिर ये सही है या देखिए इसकी बेसिक कोई इसमें फ्लॉ है? देखिए इसमें आपने बिल्कुल बात सही की। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे फिर आपसे इसका जवाब देंगे। नाज़रीन हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बात करते हैं कि ये जो नए लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं उसकी वजह क्या है। रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ाया जा सकता था, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ये नए लॉज आए हैं, क्या ये डोनर एजेंसीज का तोहफा है या खुद इनकी विजडम है जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं? वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि 7E की जो इंट्रोडक्शन हुई है उसमें जो लोगों को बर्डन फील हो रहा है, जो सफोकेशन फील हो रही है टैक्स फाइलर को ख़ास तौर पे, और उसको जो है टैक्स एडवाइज़र्स कैसे देख रहे हैं, लॉयर्स उसका जो लॉ लेजिस्लेट किया गया उसको कैसे देखा जा रहा है, इस पे हम बात कर रहे थे। जी महमूद, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, मैं कहने चाह रहा था कि देखें कोई भी कानून नया लाने से पहले मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि एक इन्वायरमेंट देना चाहिए टैक्स पेयर को, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उनके लिए भी और जो टैक्स नेट से बाहर है उनको भी एक कंफर्ट हो कि आज जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है 2023 के अंदर वो कम से कम 2033 तक वो पॉलिसी रहेगी। आज की तारीख में हो ये रहा है कि जो कंसिस्टेंसी की वजह से जो टैक्स नेट के बाहर है उनकी कभी हिम्मत ही नहीं बनती कि मैं टैक्स नेट के अंदर हूँ। जो कमिटमेंट्स गवर्नमेंट की माजी में रही हैं वो वक्त के साथ साथ उस तरह से फुलफ़िल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कभी एक ट्रस्ट डेवलप हो ही नहीं पाया।
तो आज की तारीख में आप जितने भी नए लॉ ले आएँ, अगर आपका एक ट्रस्ट रिलेशनशिप उस तरह से बिल्डअप नहीं होगा तो हर टैक्स पेयर, चाहे वो एग्जिस्टिंग है या नया टैक्स पेयर, उसको चैलेंज करने की कोशिश करेगा। ट्रस्ट बिल्डअप करना है जी। अब जीशान साहब, आप बेसिकली हम बहुत बात कर रहे थे इस पे पिछले साल से, जैसे जफ़र साहब ने कहा फाइनेंस एक्ट 2022 से ये लॉ आया है, तो ये इंटेंट सही है लेजिस्लेचर का, जो ये जिस तरह ये लॉ लाया गया, 7E का सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है कानून में, टैक्स लॉज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर साहब, बात बड़ी सिंपल सी है कि इस जो नया टैक्स लगाया गया, आप इसका इंटेंट इस तरह से देख सकते हैं कि इससे और CVT से मिलाकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन सिर्फ 35 बिलियन रुपए की है। सही। यानी एक तरफ हमारा बजट जो पिछले साल का जो ख़त्म हुआ माली साल 7,400 अरब का था, और उसमें इस टैक्स का कंपोनेंट जो है वो सिर्फ 35 अरब, इस और 7E और CVT 35 अरब का टोटल कंपोनेंट। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम मॉनिटर करना चाह रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन उन्हीं लोगों की करेंगे कि जो इस सिस्टम में है, अच्छा, या उन लोगों की करनी चाहिए कि जो नॉन फाइलर पे नहीं है ये? नहीं है तो सबके ऊपर, लेकिन इन्फोर्समेंट किसके ऊपर हो रही है? अच्छा। टैक्स के नोटिस किसको आ रहे हैं? टैक्स के नोटिस हर उस बंदे को आ रहे हैं कि जिसने रिटर्न फाइल किया हुआ है, जिसने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है, जो वॉलंटरली कंप्लायंस कर रहा है, उन्हीं को नोटिस आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसे हमने तो मेरे ख्याल से अभी इतने अरसे में नहीं देखा कि किसी नॉन फाइलर को नोटिस गया हो। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी महमूद कह रहे थे कि जूस उसी का निकालना है कि जो सिस्टम में मौजूद है, तंग उसी को करना है जो इस वक्त इस सिस्टम में मौजूद है। देखें आप, इस वक्त मसला ये है कि इस वक्त टैक्स पेयर जो है तकरीबन 50% से ज़्यादा टैक्सेस दे रहा है। 29% कॉर्पोरेट का रेट है, और अगर इंडिविजुअल या AOP की बात की जाए तो 35% उसका रेट है। 10% जो है वो सुपर टैक्स है, 1% जो है CVT है, 1% जो है ये 7E है, 2% WWF है, 5% WPPF है। ये 53-54% बन जाता है। तो क्या आप कंजप्शन टैक्स अलग है? वो तो है अपनी जगह पे। तो क्या आप ये समझते हैं कि मैं 100 रुपए कमाऊं और उसमें से 54 रुपए निकाल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हम इनकम टैक्स का कानून देखते हैं वो तो प्रोग्रेसिव है ना, मोर यू अर्न मोर यू हैव टू पे। बट दिस इज नॉट द केस। हम तो, हमारे कानून चाहे इनकम टैक्स हो चाहे सेल्स टैक्स हो, हम तो विदहोल्डिंग के मोड में चल रहे हैं। कौन सा इन्फोर्समेंट आपने देखी, या आप मुझसे ज़्यादा अरसे से इस कानून को पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे इन्फोर्समेंट की बात आती है तो अनफॉर्चुनेटली माजी की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनकी ना विल रही इन्फोर्समेंट कराने की, ना उनका ये ऑब्जेक्टिव रहा कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। जो जनरली लोगों को प्रॉब्लम वो ये है कि ये बाय एंड लार्ज सब पे अप्लाई नहीं कर रहा। Exactly, डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, अगर नॉन फाइलर से ले भी रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट हो नहीं रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? लेकिन नॉन फाइलर के लिए पिछले साल तक तो ऐसा कोई कानून में ऐसे कोई प्रोविजन था ही नहीं। इस साल बजट में उन्होंने एक प्रोविजन दिया कि अब जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, जब तक उसका 7E का सर्टिफिकेट कमिश्नर से नहीं लिया जाएगा तब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन फाइलर। इसका इतलाक फाइलर्स पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइलर्स अपने एनेक्सर को रिटर्न के साथ फाइल करते हैं। सवाल हमारे यहाँ अंडर स्टेटमेंट भी तो है ना? देखिए, अंडरस्टेटमेंट तो है, लेकिन वो फाइलर होते हुए भी बहुत सारी चीजें नहीं दिखा रहे। आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन लंगड़ा लूला सही टैक्स तो दे रहे हैं वो लोग। वो उनसे तो बहुत दर्जे बेहतर हैं जो इस सिस्टम को डॉज देते चले आ रहे हैं और इस सिस्टम को में है ही नहीं। तो ये टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन फाइलर इट्स अ वेरी गुड मूव। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ इससे जो एक ऑब्जेक्टिव है बहुत पुराना कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी, कुछ रेवेन्यू आएगा, और उन लोगों के पीछे शायद अब FBR उनके पीछे भी चला जाए, ताकि हमें देखें होता क्या है इस वक्त। एज अ टैक्स पेयर मेरा सबसे बड़ा, मुझे जो दुख है या मुझे जो सबसे बड़ी एक ग्रीवियंस है गवर्नमेंट के साथ, वो ग्रीवियंस ये है कि सारे टैक्सेस मुझसे ही लेने उन्होंने। यानी वो बंदा जो सिस्टम में कई सालों से नहीं है, जैसे महमूद ने कहा, आप ये कह रहे हैं कि टैक्स लेने का मुझे ना फैसिलिटेशन है? कोई फैसिलिटेशन नहीं। देखिए, मुझे भी उसी लाइन में लगना पड़ता है जिसमें एक नॉन फाइलर लगा हुआ होता है। मेरे साथ कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है। अलबत्ता अगर इसकी लीगैलिटी पे 7E के आए तो मुझे नहीं पता कि वो ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है वो रेंट कैसे अर्न करती है। ये गवर्नमेंट की विजडम एक बड़ी ज़बरदस्त है। शम्स, ये जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने फैसले 7E के सिलसिले में, तो अब ये इतना डिस्टॉर्शन टैक्स पेयर के लिए तो कन्फ्यूजन है। अगर वो कंसल्टेंट के पास नहीं जाता, ज़रूरी नहीं कि वो कंसल्टेंट के पास जाए, तो किस तरह आप क्या समझते हैं कि ये क्या मतलब पूरा जो 7E का सेक्शन की वजह से पूरा डिस्टॉर्शन हो गया और लोग कैसे टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे? और अब तो कंपलसरी हो गया, मैं ख्याल वो एनेक्जन नहीं भरेंगे तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? शुक्रिया अनवर साहब।
अच्छा, ये डिस्टॉर्शन की जो आपने बात की, ये वाकई में बड़ी अहम है। वो इसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, हर प्रोविंस में एक हाई कोर्ट है, और वो उसने हर हाई कोर्ट में अपने जुरिडिक्शन में रहते हुए ये कानून चैलेंज हुआ, और उसके बाद जो हमारे पास फैसले आए वो मुख्तलिफ आए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सिंध हाई कोर्ट के बिल्कुल बरक्स है। अब इसकी एक ज़रा समझने वाली बात यह है कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन में काम कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक प्रोविंस और एक बलूचिस्तान का भी हाई कोर्ट का फैसला भी है जी जो कि उन्होंने स्टे दिया हुआ है। जो बिल्कुल, तो हमारे पास 4 हाई कोर्ट्स हैं, एक गिलगित में भी है, फिर आज़ाद कश्मीर में भी है। तो हर हाई कोर्ट में ये 7E चैलेंज हुआ था, उसमें सिंध हाई कोर्ट का फैसला इसके हक तो में आया। फंडामेंटल्स क्या थे जिस पे चैलेंज हुआ है? या उस पर देखिए, सब जगह कॉमन है या कोई डिफरेंट स्टांस हैं? देखिए फंडामेंटल्स तो कानून के कॉमन है, वो इंटरप्रिटेशन की बात है कि एक हाई कोर्ट ने एक तनाजुर में फैसला दिया, दूसरे ने दूसरा दिया। हम ये नहीं कहते कि सही किसने किया, गलत किसने किया, लेकिन चैलेंज वहाँ वायरीज हुई हैं हर जगह। जी अच्छा, वायरीज को चैलेंज किया है। वायरस को चैलेंज किया है। तो फंडामेंटली जो हमें कानून के प्रिंसिपल्स हैं उस पर जांचना पड़ेगा कि ये कानून अच्छा है कि बुरा है। डीमेड इनकम का कॉन्सेप्ट जो आप जफ़र साहब ने भी कहा और महमूद ने भी कहा, डीमेड इनकम का कॉन्सेप्ट जो हमारे ऑर्डिनेंस में आया है ये पुराना है, 79 के ऑर्डिनेंस में था और इसको 2001 के ऑर्डिनेंस में भी कंटिन्यू किया गया। लेकिन जिस तरीके से अब इसको 7E के में ट्रांसलेट किया गया है, ये बड़ा मैं कहूँगा बड़े अंदाज जो है ये काफ़ी भोंडा सा अंदाज था कि आपको उस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप एक ऐसी इनकम डीम कर रहे हैं जो एक आदमी ने अर्न ही नहीं की है उस इम्प्यूटेबल इनकम का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना 2001 के ऑर्डिनेंस में। बिल्कुल। तो ये अब नया उन्होंने दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जो हमारी इस वक्त इकॉनमी की हालत है पिछले 1.5-2 साल से, तो जो आदमी वैसे ही इकॉनमी में पिसा हुआ है, उसके पास वैसे ही एवेन्यूज़ ऑफ इनकम कम से कम होते जा रहे हैं, तो ये एक नया कानून ला के उस पर एक नया बर्डन क्रिएट किया गया जिसको चैलेंज किया गया। अब ये अल्टीमेटली जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सर्कुलर जो इशू हुआ, FBI ने इशू किया, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते उन्होंने कहा कि लाहौर वालों को जी उनको नहीं देना और कराची वालों को देना है। इस तरह का ये पहला मेरी नज़र से गुजरा इस तरह का नोटिफिकेशन या सर्कुलर। आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा देखिए सर, इसके ऊपर जो है ना थोड़ा एक मिसकंसेप्शन को डिस्पेल करने की ज़रूरत है। इसमें आई डोंट नो शुड आई यूज़ द वर्ड अनफॉर्चुनेटली, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक लेटर लिखा कि डिस्क्रिमिनेशन है। इस बात को पहले तो बिल्कुल अप्रूव कर दीजिए इसको कि ये डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त होता जब ये लॉ बनता ही सिर्फ सिंध के लिए। इस बात को बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि ये लॉ फेडरल लॉ है, वफाक का है, पूरे पाकिस्तान के ऊपर है। अब इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि हर हाई कोर्ट ने एक डिफरेंट फैसला दिया है, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह से टेक्निकल नॉन टेक्निकल कहना नहीं चाहिए और हम कह भी नहीं सकते। जो सर्कुलर आया ना वो FBI पाबंद था लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को फॉलो करने में, तो उसने FBI ने कोई डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज नहीं की है। ठीक है, हमें यहाँ ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आके इस पर और बात करेंगे। नाज़रीन, हम ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 7E की जो इम्प्लीमेंटेशन अब हो रही है, जो सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी रुके हुए हैं, लोगों को अपनी क्लियरेंस चाहिए होती है, उसको FBI ने क्या फैसिलिटेट किया है टैक्स फाइलर्स के लिए कि वो कि आसानी से अपना, अगर उन्होंने सही टैक्स पे कर दिया 7E की मद में, तो आसानी से अपना सर्टिफिकेट ले सकें। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि FBI ने जो सर्कुलर निकाला है उस पर ज़फ़र साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह FBI ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, क्योंकि कोर्ट के डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, FBI ने उसको फुलफ़िल किया है। और जो फाइलर्स हैं उनकी अगर बेस सिंध में है तो प्रॉपर्टी कहीं भी है तो उनको जो है अपने टैक्स रिटर्न में उस पर 7E देना है। जी सर, साहब अपनी बात आप मुकम्मल कर लें। जी सर, हम बात कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन और जुरिसडिक्शन पे, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे पास हमारे डिफरेंट मेंबर्स के पास आए। आई थिंक यू शुड बी वेरी क्लियर कि अगर सिंध का वो रेसिडेंट है तो उसने वो टैक्स पे करना है बिकॉज ऑफ द सिंध हाई कोर्ट डिसीजन, चाहे उसकी प्रॉपर्टी सिंध से बाहर क्यों ना हो। वाइस वर्सा, अगर कोई पंजाब का रेसिडेंट है किसी दूसरे सूबों का उसकी अगर सिंध में प्रॉपर्टी है तो उसको वहाँ पे नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन अप्लाई होगा। ये आई थिंक इसको ज़रूरत है एड्रेस करना। ये जो थ्रेशोल्ड है 2.5 करोड़ रुपए का, अब अगर मैं उसमें नहीं फॉल करता तो क्या मुझे फिर भी FBI से क्लियरेंस लेनी है और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ मैं तो, या प्रॉपर्टी बुक करने जा रहा है? देखिए, आपने 7E का फॉर्म तो फिल करना है, ठीक है ना, उसमें आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ डालनी है और आपका अगर थ्रेशोल्ड मीट हो गया उसके अंदर की प्रॉपर्टी आपकी, तो आपने वैसे ही डिस्क्लोजर देके आपने कंप्लाइंस करनी है। अब होता ये है कि आप जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने जाते हैं और आपकी 7E के ड्यू बनता था टैक्स, वो अगर आपने पे ऑफ किया हुआ उसका आपने एविडेंस देना है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र रजिस्ट्रार को
कि मेरा 70 जितना भी बनता है वो मैंने पे ऑफ कर दिया है, ये मेरा एविडेंस है। और अगर किसी वजह से आप पे 70 बनता ही नहीं था, फिर अब ये प्रोसीजर ये है कि आपको रेलेवेंट कमिश्नर से सर्टिफिकेट लेना है। और ये एक नई एक आप समझे कि कंडीशन है थ्रू अ सर्कुलर, FBI ने अभी इस पर सर्कुलर निकाला हुआ है कि इसका पूरा डिटेल प्रोसीजर है। अब इसमें क्या नए चैलेंजेस हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं, हम आए दिन सुनते हैं अपने बार मेंबर से कि उसमें कभी कभार ये भी था कि ऑटोमेशन हो रही है इसमें, सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं कुछ इस तरह की? जी, ये है ऑन अ लाइटर साइड, वो सिर्फ नॉन फाइलर्स के लिए। अच्छा, वो क्या कि जिन्होंने अपना का 70 टाइमली जमा नहीं कराया और आज अगर उनका टैक्स बनता जो भी आज वो जमा करा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे नहीं देखते कि नॉन फाइलर को फैसिलिटेट करें तो फाइलर बने वो? सॉर्ट ऑफ यस। आज की तारीख में हर बंदा ये चाहता है कि मुझे किसी तरह से नॉन फाइलर बना दे, क्योंकि मुझे ताकि जो एडिशनल बर्डन है कंप्लायंस का उससे मेरी थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन इट्स ऑन अ लाइटर साइड। ऑब्वियसली एज अ बार और एज अ प्रोफेशनल हमें टैक्स कंप्लायंस को ही प्रमोट करना चाहिए और वी आर डूइंग इट। बट इशू क्या आता है कि आप जब ये बातें करते हैं और जब आप देखते हैं फैसिलिटेशन किस तरफ हो रही है तो आपको एक डिसकनेक्ट लगता है और आपकी बातों में फिर वज़न रहता नहीं है। ये जो हम IS देखते हैं सिस्टम, ये इससे पहले जब आया था तो उसको बड़ा बात हो रही थी कि ये चल नहीं सकता पाकिस्तान में, ये कैसे चलेगा, और वो फिर स्लो पेस पे चलता रहा, उसमें टीथिंग प्रॉब्लम्स आए, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी आए। अब उन्होंने IRS 2 निकाल दिया है, अब उसके साथ 70 की कंप्लायंस है, उसकी ऑटोमेशन है। तो आप क्या देख रहे हैं कि FBR गेयरअप है इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने के लिए और डिलीवर करने के लिए? अनवर साहब, 2014 में पहला एक्सपीरियंस था IRS का, और जैसे आपने खुद फरमाया कि बड़े सारे उसमें 2020 तक टीथिंग प्रॉब्लम्स ही आते रहे। मेजर प्रॉब्लम्स तो खैर आते ही रहे, पूरी 32 ही निकल गई थी। हाँ, बस वो निकल गए, उसके बाद 32 ही निकल गए उसकी। फिर उन्होंने जो है अभी हाल ही में IRS 2.0 जो है उन्होंने लॉन्च किया। विंडो ड्रेसिंग थी। आप एज अ बार क्या समझते हैं, टाइमिंग सही थी उसकी? टाइमिंग बहुत गलत थी, उसकी वजह से कंप्लायंसेस में इशू आ रहे हैं, उसकी वजह से रिटर्न फाइलिंग में इशू आ रहे हैं, उसकी वजह से टैक्स पेयर अगेन जो सिस्टम में है वो परेशान है। जो नॉन टैक्स पेयर है उसे तो कोई मसला ही नहीं। तो आप उसका लेआउट अगर देखें तो आपको लगता है कि वो कुछ इम्प्रूवमेंट की है, या उसने वो जो अगर पहला वाला सिस्टम चल रहा था उससे बेहतरी आएगी इसमें? देखिए, कुछ इम्प्रूवमेंट है। जैसे मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे ऑफिस में मेरे बेटे ने IRS 1 भी यूज़ कर रहा था और IRS 2 भी यूज़ किया उसने। तो उसने कहा कि ये IRS 2 बड़ा फास्ट लग रहा है उसे, और उसने ये बताया कि इसमें जब वो फिगर्स को एंटर कर रहा है तो वो जो उसका जो वर्किंग टाइम था वो बहुत शॉर्ट है। तो एक ये चीज़ ज़रूर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसमें अभी टेक्निकल ग्लिचेस बहुत सारे हैं, इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और अभी हाल ही में हमारी FBR के साथ इस पर बहुत डिटेल्ड एक डिस्कशन हुई, जिसमें उन्होंने एडमिट किया कि इसमें सुखम है, इसकी तरफ वो काम भी कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों को उन्होंने अभी इम्प्रूव किया, कुछ चीज़ों को वो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ मज़ीद दिन लगेंगे। तो हमारी बार की तरफ से ये सवाल किया गया कि आप ये समझते हैं कि ये आज हम इस तारीख़ में जो 8 सितंबर की है हम कैसे रिटर्न्स फाइल करेंगे? तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई, मैं आपकी तवज्जुह से आपके अवाम से शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जी, हमारे पास पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा 2000 रिटर्न ज़्यादा आ गए हैं, जो कि 6.5 लाख रिटर्न्स हैं। तो हमने उनसे सवाल किया कि जब 47 लाख रिटर्न्स फाइल होनी है, आपने आज 7 सितंबर को जो है 6.5 लाख रिटर्न हासिल करके कौन सा कारनामा किया है? तो उस पर उन्होंने कहा कि जी अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, ये वर्क इन प्रोसेस है। तो जो आपका सवाल था कि टाइमिंग वाज इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, और इसका नुकसान टैक्स पेयर को हो रहा है, और एट द सेम टाइम 70 के बड़े सारे इश्यूज हैं। अच्छा, ये जो इसका जो पूरा फ्रेम है, वो जब मेरी बातचीत हुई थी तो कह रहे थे ये पहले जो IRS था वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल बनाया उन्होंने। तो इसमें जो है वो जो आप जो है ना बंद हो जाता है या वो लोड बढ़ जाता है, तो कहते हैं ऐसी कुछ चीज़ है कि ये? देखिए, लोड तो इस पे नहीं है, अलबत्ता इसमें मैं आपको इसका एक चैलेंज जो हमने कल उधर भी जिक्र किया, मैं आपसे बता दूं, वो जो टाइम आउट वाली जो शायद आप बात करने की तरफ कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया। नहीं, मैं तो हर जगह व्हाट्सएप पे देखता हूं IRS नहीं चल रहा। हाँ, वो लास्ट ईयर तक तो यही होता था ना। हर रोज शाम को IRS थोड़ा आराम करता है। अच्छा। और वो जब जैसे ऑफिस का टाइम खत्म होता है तो IRS भी आराम करने चला जाता है, और फिर वो कुछ 2-3 घंटे। बट इट्स अ गुड एफर्ट, लेकिन टाइमिंग सही नहीं है। देखिए अनवर साहब, हम 2014 से यही सुन रहे हैं कि इट्स अ गुड एफर्ट, एंड देयर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहें कि नहीं है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप 2014 से सिर्फ एफर्ट्स ही कर रहे हैं, 2014 से सिस्टम को इम्प्रूव ही कर रहे हैं, और आज हम 2023 में भी सिस्टम को इम्प्रूव ही कर रहे हैं। हर साल रिटर्न को चेंज करते हैं,
हर साल जो है कोई नया वो एक उनके पास कोई आता है बंदा पॉलिसी में या ऑपरेशंस में, वो अपने तरीके से वो रिटर्न प्लान तो करता है, डिवाइस करता है। इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे इसको या गलत टाइम पे इंट्रोड्यूस करने के? इसका आफ्टर शॉक ये है कि अब कुछ दिनों बाद सारी टैक्स बार्स जो है वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना शुरू करेंगी। सारी टैक्स बार्स जो है ये कहेंगी कि आपके सिस्टम के एरर्स की वजह से, सिस्टम्स के ग्लिचेस की वजह से टैक्स पेयर अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा। होगा ये कि अब वो मजबूर हैं, चूंकि उनके पास ये इश्यूज आइडेंटिफाइड है। कराची टैक्स बार ने कोई 3 खत लिख दिए हैं और आज कल में एक और खत चला जाएगा जो सिर्फ इश्यूज के ऊपर है। ठीक है, हम अपना फर्ज एज बार जरूर बता रहे हैं, लेकिन हमें उसको पूरी तरह अदा करना चाहिए। नहीं है, उसका टाइमली रेजोल्यूशन नहीं है। उन्होंने ये तो बड़े अच्छे तरीके से कहा कि हमने 1 जुलाई को रिटर्न ऑनलाइन कर दी थी, लेकिन ये रिटर्न तो उन्हें मार्च में देनी थी। लॉ तो कहता था कि मार्च में देनी है। ये जो मैंने इलाही कॉटन की आपसे बात की थी, तो आप उसको आप कैसे देखते हैं कि इलाही कॉटन का जो डिसीजन है, ना वो रिविजिट हुआ ना रिव्यू हुआ, इस वक्त वो फील्ड में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो वो डिसीजन ये कहता है कि जी आप टैक्स, गवर्नमेंट के पास डोमेन है, वो टैक्स आप लगा सकते हैं, तो वो आप उसको कैसे बीइंग अ लॉयर कैसे देखते हैं उसको? अनवर साहब देखें, कानून जो है ना कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, ये वक्त के साथ डेवलप होता है। सही है। इलाही कॉर्टिंग का जो फैसला था वो 90 की दिहाई का फैसला था। ठीक है। उसका एक बैकग्राउंड था, तनाजुर था। उस वक्त आपकी जो चैलेंजेस थे टैक्स करेक्शन के वो मुख्तलिफ थे। आज हम 2022-23 में खड़े में, आज की दुनिया बदल चुकी है। आज आपके पास वो चैलेंज ना हैं ना होने चाहिए थे, दोनों चीज़ें। तो इलाही कॉटन ने एक चीज़ को एड्रेस किया जाए तो जो 90s में आपके पास थी, और आपने एक नया मैकेनिज्म फॉर टैक्स कलेक्शन ड्रॉ किया था। तो आप ये कह रहे हैं कि इरेलेवेंट हो गया आज के दौर में? मैं समझता हूँ कि हमें वक्त के साथ जो चलना चाहिए, और मैं ये नहीं कहता कि वो एक गोल्डन प्रिंसिपल था, वो वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन आज जो हमारे पास लॉ प्रिंसिपल बन चुका है, लॉ डेवलप हो चुका है, उस पर इस किस्म का कानून अब नहीं आना चाहिए। वहाँ पर भी देखिए किस्म की रिसीट्स तो थी, मेरे पास कोई इनकमिंग रिसीट थी, उसको टैक्सेशन का बस फ़र्क ये था कि मैं उसको ग्रॉस पे टैक्स कर दूँ या नेट पे टैक्स। 100 रुपये मेरे पास आने थे, मैं 100 रुपये पे एग्जैक्ट 2 रुपये टैक्स लगा दूँ, या उस पर एक्सपेंस माइनस करने के बाद 50 रुपये। तो आप मतलब जो वैकेंट प्लॉट पे भी लाया गया है वो डीम हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि ये डीम करना बिल्कुल एक खला में कि जनाब एक इनकम मेरे पास आई नहीं है, रिसीट है नहीं, और आपने उस पर इसको टैक्स कर दिया है। इसी चीज़ को लाहौर हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में एड्रेस किया है, और उस पर उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया है कि क्यों उन्होंने इलाही कॉटन को अब इस 7E में अब इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसको इलीगल करार नहीं दिया है। चले देखते हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे इसको। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, देखिए जब इलाही कॉटन था तो उस वक्त बहुत सारी रिसीट्स हमारी FTR थी। अब हमारी सिर्फ एक एक्सपोर्ट रह गई है जो FTR में, बाकी तो सब अकाउंट। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, मतलब लेकिन ये एक जजमेंट है फील्ड में जो कि मेरे ख्याल में टैक्स पेयर के लिए डिफिकल्ट है उसको जंप इन करना। नाज़रीन, हम आज मौजूद थे कराची टैक्स बार में। ये एक सिलसिला हमने शुरू किया है, इसकी दूसरी भी एपिसोड आएगी। हम बात ये कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं कि जो डेली के मसाइल, डेली टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, उनको जो मसाइल आ रहे हैं, जो उनकी इनपुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझने की बात, अगर ना समझे तो वो वक्त का ज़िया ही है। जैसे अभी बात हुई कि IRS 14 से आया हुआ 10 साल हो गए, आज भी हम उसके टीथिंग प्रॉब्लम्स को ही रिजॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम होते हैं, रिजॉल्व होने चाहिए चीज़ों को, लेकिन उसकी जो आज स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। और टेक्नोलॉजी का जैसे बात हुई कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो वो उसमें हम पूरी तरह मतलब बुरी तरह फेल हो चुके हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पे बात हुई कि जी आप जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी, लोगों ने मिस रिप्रेजेंटेशन भी बहुत सारी होती है, कहीं कहीं ऐसी भी बातें होती हैं जो जहाँ पे हक़ाइक़ से उसका ताल्लुक़ नहीं होता। तो लोगों को चाहिए कि वो चीज़ों को देखें, अगर उनको सही जगह ओपिनियन लेनी है वो ओपिनियन लें, और टैक्स जो है ना वो देना ज़रूरी है। ये सब अहम बात है। ये सब यहाँ पे ये बात जो हम आज बैठे हुए थे यहाँ पे ये बात एक मुत्तफ़क़ा है कि भाई टैक्स देना ज़रूरी है, लेकिन जो लोग टैक्स नेट में आएँ, जो लोग आपके पास आएँ, उनको फैसिलिटेट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और जब मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िम्मेदारी है तो मैं FBR नहीं कहता, मैं हुकूमत वक्त कहता हूँ। और मैं इस बात के साथ अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करता हूँ, जब हमेशा मैं ये कहता हूँ, मुनसिफ़ाना टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान।